हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 34। और आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा और जनरल नॉलेज भी आपका उसके साथ साथ बढ़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Who is the newly elected mayor of New York, USA? ऑप्शन ए जोहराम ममदानी, ऑप्शन बी कर्टिस सिल्वा, ऑप्शन सी एंड्रू क्यूमो, ऑप्शन डी एरिक एडम्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में जो न्यूयॉर्क सिटी जो यूएस में एक सिटी है, तो यहाँ पे मेयर के लिए इलेक्शन हुआ था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन था। तो उसमें मेयर के रूप में किन्हें चुना गया, यह आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं कि इसके साथ साथ और कुछ जानकारियां भी जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। इसका आंसर है जोहराम ममदानी। यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुस्लिम समुदाय से पहली बार एज ए मेयर इलेक्ट हुए हैं यूएसए का, और यह साउथ एशियन कॉन्टिनेंट से आते हैं। तो यहाँ पे यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1917 के बाद यह वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर है जो एज ए मेयर के रूप में न्यूयॉर्क यूएसए के मेयर के रूप में चुने गए हैं। तो यहाँ पे इनका नाम बहुत चर्चा में है, तो यह आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज चार्ल्स कोस्टे was one of the oldest Olympic player won the gold medal in 1948 the London Olympics related to ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी जिम्नास्ट, ऑप्शन सी साइक्लिस्ट, ऑप्शन डी शूटिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चार्ल्स कोस्टे जो 101 की उम्र में उनका एज 101 इयर्स हो गया था, और इसी साल के अक्टूबर मंथ में उनका देहांत हुआ, उनका डेथ हुआ है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओलंपिक प्लेयर है जिन्हें 1948 के लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था। यह किस खेल से संबंध रखते हैं, या फिर कौन से यहाँ पे ये आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी साइक्लिस्ट। ये चार्ल्स कोस्टे फ्रांस के रहने वाले थे, और यह साइक्लिस्ट थे जिन्होंने 1948 के लंदन ओलंपिक्स गेम में इनको गोल्ड मेडल मिला था, जो 1948 में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज ए साइंटिस्ट हु स्टडीज बर्ड्स प्रोफेशनली फोकसिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, behavior evaluation and habitat is called as ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी जूलॉजिस्ट, ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट बर्ड के बारे में, चिड़िया के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, जो यहाँ पे पक्षी के बारे में जो बेसिकली यहाँ पे इवेल्युएशन करते हैं, उनका स्टडीज करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडीज करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, यह इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा गया है। तो बच्चों में बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्हें कहा जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, जर्मन वॉच इज फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए स्पेशल वॉच, ऑप्शन बी एन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी एन आईटी कंपनी, ऑप्शन डी ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जर्मन वॉच क्या है। तो नाम देख करके बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत आंसर कर सकते हैं। उनको लगेगा कि ये शायद कोई स्पेशल टाइप का घड़ी है, स्पेशल टाइप का वॉच है, इसलिए इसको नाम दिया गया जर्मन वॉच। हो सकता है इसका एवोल्यूशन जर्मनी में हुआ हो, लेकिन बच्चे यह सही नहीं है। जर्मन वॉच जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको इसका आंसर मिलेगा। यह एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी बेस्ड, जो इन्वायरमेंट के रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो इसका राइट आंसर होगा एन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, which is given in option B. That is the right answer for this question. अब देखते हैं। तो नेक्स्ट इज इन 2025
द COP30 meetings held in option A New York USA, option B Sydney Australia, option C न्यू दिल्ली इंडिया, ऑप्शन डी बेलेन ब्राजील। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है COP30 का मीटिंग कहाँ पे हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आपको COP के बारे में जानना चाहिए कि COP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और यह एक यूनाइटेड नेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसकी मीटिंग हुई है COP30 मतलब 30th मीटिंग। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसका 30वां मीटिंग इस साल 2025 में हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया COP30, जो यूनाइटेड नेशन का एक विंग है जो पर्यावरण के ऊपर बात करता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करता है, इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करता है। तो यहाँ पे जो भी यूनाइटेड नेशन के कंट्रीज हैं वो सब मिल करके इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कुछ कंक्लूजन करते हैं, और फिर वहां पे एक बजट भी बनाते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और भी फर्दर वहां पे डिस्कशन होता है। तो इस साल 2025 में जो COP30 का मीटिंग हुआ है वो हुआ है ब्राजील के बेलम शहर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। इन 2025 in Bihar Legislative Assembly election, which political party or alliance got the majority to form the government? Option A National Democratic Alliance, which is called in the short form as a NDA. ऑप्शन बी महागठबंधन, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MGB। ऑप्शन सी जन स्वराज पार्टी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JSP। ऑप्शन डी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिससे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LJP। आरवी का मतलब होता है रामविलास, ये पहले वाली वीडियो में हम आपको बता भी चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2025 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में किस पॉलिटिकल पार्टी या उनके द्वारा बना हुआ अलायंस को बहुमत मिला है नई सरकार के गठन के लिए, यह आपको बताना है। तो इस बार बिहार का इलेक्शन बहुत ही चर्चे में था, क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है इस बार। तो दैट इज मोर देन 67%। तो इसीलिए इस बार का यहाँ का इलेक्शन बहुत ही चर्चे में था। और अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता भी होगा किस पार्टी या अलायंस को बहुमत मिला है सरकार बनाने के लिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि इस बार जो बहुमत मिला है वो फिर से वापस जो सरकार थी उसी को बहुमत मिला है, और उस अलायंस का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूं कि यहाँ पे एनडीए को मिला है टोटल नंबर ऑफ सीट्स एज ए 202 आउट ऑफ 243। पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कितना वहां का विधानसभा क्षेत्र है। तो उसमें इनको मिला है 202 सीट, और इसमें भी एक स्पेशल है कि इसके जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे अलायंस का मतलब होता है बहुत सारी पार्टीज मिल करके अलायंस बनता है। तो इस एनडीए में कौन कौन है, तो बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है जिसे शॉर्ट फॉर्म में JDU बोलते हैं, फिर उसका लोक जनशक्ति पार्टी इस एनडीए का पार्ट है, इसके घटक दल है LJP आरवी, और उसके बाद है फिर यहाँ पे जीतन राम मांझी का पार्टी है, फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी है। तो ये सब पार्टी मिल करके एनडीए बनता है यहाँ पे, और इसमें जो सबसे ज्यादा सीट मिला है वो मिला है बीजेपी को। तो बीजेपी को मिला है इसमें कितना, बीजेपी को मिला है आपको बता दूं 89, और सेकेंड हाईएस्ट मिला है JDU को, जनता दल यूनाइटेड को, जिसको मिला है 85। तो आपसे आज जीके यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से अलायंस को बहुमत मिला सरकार बनाने के लिए, तो वो होगा एनडीए। अब यह भी पूछा जा सकता है कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, तो
तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसे मिला है 89 सीट्स। सेकेंड हाईएस्ट में जेडीयू है 85। तो यहाँ पे इस बार फिर से वापस नीतीश सरकार रिपीट हो रही है और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो यहाँ पे इसलिए, और वो सबसे ज्यादा बार, यह भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। वह 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। तो यह भी एक जीके के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। और नीतीश कुमार ही सबसे ज्यादा टाइम तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना सेवा प्रदान किए हैं, सर्विस दिए हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो जीके के रूप में पूछा जा सकता है। आप जरूर इन विशेष बातों को अपने डायरी में, अपने नोटबुक में नोट करके रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि हमने पहले पिछले वाले वीडियो में नए मुख्यमंत्री को बधाई भी दे दिए थे, तो इस वीडियो के माध्यम से भी हम अपने बिहार प्रदेश के नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। नेक्स्ट, who among the following became the first Lokpal of India? Question mark. Option A दिलीप बी भोसले, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन सी पिनाकी चंद्रा घोष, ऑप्शन डी अजय कुमार त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकपाल ऑफ इंडिया जिसका गठन हुआ था 2014 में, तो इसके पहले लोकपाल कौन है यह आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पिनाकी चंद्रा घोष। पिनाकी चंद्रा घोष यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो इन्हें पहले लोकपाल के रूप में चुना गया और यह पहले लोकपाल के रूप में, भारत के पहले लोकपाल के रूप में बने रहे। पिनाकी चंद्रा घोष इसका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। Which of the following is a key feature of the Indian Constitution? Option A monarchy, option B federalism, option C dictatorship, option D theocracy। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे भारत के संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स क्या है। तो आप पॉलिटी में या इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़े होंगे या फिर आप अपने सिविक्स के बुक में या सोशल साइंस के बुक में पढ़े होंगे कि यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन की फीचर्स है वो है फेडरलिज्म, व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। India's deepest port is option A कृष्णापट्टनम पोर्ट, ऑप्शन बी कांडला पोर्ट, ऑप्शन सी कोचीन पोर्ट, ऑप्शन डी पारादीप पोर्ट। तो बच्चों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि इंडिया का जो सबसे डीपेस्ट पोर्ट है वो कृष्णापट्टनम पोर्ट है, जो भारत के आंध्र प्रदेश स्टेट में आता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स हाई कोर्ट, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है यह आपको इसमें बताना है। तो क्या है? ऑप्शन ए है गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी में बता दिया। सिर्फ गवर्नर ऑफ द स्टेट मींस जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है, तो यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा वो बिहार में होंगे। तो उनको कौन अपॉइंट करता है यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, मतलब बिहार के जो गवर्नर हैं वह उनको अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इनका भी कार्यकाल
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का भी कार्यकाल 5 साल का होता है और उनका रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स का होता है। तो जो पहले आ जाएगा उसके अनुसार उनका रिटायरमेंट होगा। अगर मान लीजिए कि वो 63 ईयर्स में ज्वाइन करते हैं एज ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो 2 ही साल के बाद या 3 साल, अगर वो 63 में ज्वाइन करता है तो 2 साल के बाद 65 हो जाएगा, मतलब 2 साल के बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा। तो जो पहले आ जाए, या तो 5 साल पहले आ जाए या फिर उनका एज अगर 65 ईयर्स हो जाता है तो वहां पे उनको रिटायर होना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली कार्यकाल 5 साल का होता है और किसी भी तरीके की गड़बड़ी का अभियोग लगने पे उन्हें जो हटाया जाता है बीच में, कार्यकाल के बीच में, उसका तरीका उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाया जाता है। वही प्रोटोकॉल, वही रूल वहां पे फॉलो होता है। अगर किसी भी तरीके की अनियमितता बढ़ती जाए तो वहां पे उस सिचुएशन में उनको हटाया जा सकता है। तो वहां जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो जिस तरीके से जज का, जो हाईकोर्ट का जज होता है, तो उन्हें भी बीच में हटाया जा सकता है अगर कोई अनियमितता पाई जाती है। तो उस सिचुएशन में जो उनके साथ ट्रीट होता है वही यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी ट्रीट होता है। तो इस तरीके से 10 अच्छे क्वेश्चंस हमने आपको बताए। अब आगे है आपकी बारी, टेस्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में पूछा है वर्ल्ड शॉर्टेस्ट रिवर, आपको दुनिया का सबसे छोटी नदी का नाम बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का यह करंट अफेयर्स एंड जीके के क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा होगा। आप उसे नोट भी किए होंगे अपने नोटबुक में और उसे याद भी किए होंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर कुछ भी इस तरीके से पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन का सही से आंसर कर पाए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।